नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पीपीटी में दिखाई दे रहा है कि आज हम इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट के बारे में। क्या लिखा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सभी विद्यार्थी सबसे पहले टॉपिक का नाम लिख लें, सुप्रीम कोर्ट। क्या नाम लिख लें? सुप्रीम कोर्ट। देखिएगा, केवल टॉपिक का नाम लिखना है आपको, और इसमें सुप्रीम कोर्ट टॉपिक का नाम लिखकर इसको छोड़ दे। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है ना। विद्यार्थियों, एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है, भाग 5। कौन सा? भाग 5। और भाग 5 में जो आर्टिकल आते हैं वो 52 से लेकर 151 तक आते हैं। कहाँ तक आते हैं? 151 तक आते हैं। इस भाग 5 में ही जो अनुच्छेद 124 से लेकर 147 में सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान कर रखा है। किसका प्रावधान कर रखा है विद्यार्थियों? सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान कर रखा है। भारत के संविधान में पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख कौन से भाग में मिलता है? भाग 5 में। और आर्टिकल पूछे तो 124 से लेकर 147 के बीच में मिलता है। अब आपको लिखना कुछ नहीं, कि सारी बातें समझने की है, उनको समझो। देखो, सुप्रीम कोर्ट को हम उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? उच्चतम न्यायालय कहते हैं। और इसको सर्वोच्च न्यायालय भी कह सकते हैं। आप क्या कह सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय भी कह सकते हैं। और ज़्यादातर अब बार बार सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय लिखने में समय लगता है, तो आप इसको एससी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ये केवल इसका कोड वर्ड है कि इससे आप पूरी लाइन नहीं लिखकर केवल एससी लिख लें। एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट को हम क्यों पढ़ते हैं? सुप्रीम कोर्ट को क्यों पढ़ रहे हैं? हमारे सिलेबस में होता है इसलिए। सिलेबस में टॉपिक दिया रहता है, वो तो पढ़ना ही होता है। सिलेबस में तो आपके सिलेबस में केवल इतना दे दिया, भारत का संविधान, तो आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। या आपके प्रॉपर इसको उन्होंने विभाजित करके दे दिया कि आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ना ही पढ़ना, आपके सिलेबस में तो पढ़ना होता है। बाकी सामान्यतः अगर भाग 5 के बारे में बात करें तो भाग 5 में चाहे राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, केंद्र का मंत्रिपरिषद हो, संसद हो, केग हो, महान्यायवादी हो, उनके साथ इसको भी पढ़ना पड़ता है। भारत में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। और अगर हम बात करें भारत की व्यवस्था की, भारत में 3 प्रकार की शासन व्यवस्था पाई जाती है। एक मतलब एक 3 अंग है इसके। एक तो है विधायी अंग। कौन सा है? या विधायिका। एक तो क्या है? विधायिका है। और एक है कार्यपालिका। एक क्या है? कार्यपालिका। और एक होती है न्यायपालिका। क्या होती है? न्यायपालिका होती है। ठीक है। विधायिका में सेंट्रल लेवल पे तो काम करती है संसद। एक विधायिका 2 स्तर पे होती है, एक तो केंद्र स्तर पे होती है और एक राज्य स्तर पे होती है। केंद्र स्तर पे विधायिका का काम है, करती कौन? संसद। क्योंकि इसका काम होता है विद्यार्थियों कानून बनाना। विधायिका का मतलब क्या है? कानून बनाने वाली कोई संस्था। और राज्यों में कौन होता है? विधानमंडल होता है। इतनी बातें आप जानते हो। कार्यपालिका की बात करें तो विद्यार्थियों केंद्र में जो कार्यपालिका का हेड है वो कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और राज्यों में कार्यपालिका का हेड कौन होता है? गवर्नर होता है, राज्यपाल होता है। न्यायपालिका की बात करें, न्यायपालिका से पहले विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, लेकिन न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। क्या रखा गया है? न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। और न्यायपालिका का सिस्टम इस प्रकार से है, एक त्रिभुज की भांति। कैसा विद्यार्थियों? त्रिभुज की भांति इसकी आकार देखा जाता है। यानी कि ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। ऊपर क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। उससे नीचे की तरफ आओगे तो ये हाई कोर्ट्स है। ये क्या सारे? हाई कोर्ट है। और हाई कोर्ट की संख्या 25 है। कितनी है? भारत में हाई कोर्ट्स की संख्या 25 है। और उसके नीचे आ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। क्या आ जाते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे भी बहुत सारे कोर्ट होते हैं, लेकिन वो सारे मतलब डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ही आते हैं, इसलिए फिर वो सबोर्डिनेट कोर्ट्स बोलते हैं उनको। तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और नीचे आते हैं सबोर्डिनेट कोर्ट्स। और सबोर्डिनेट कोर्ट्स में सबसे हेड कौन होता है? उसका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, ध्यान रखना। तो माना कि हमारा कोई मुकदमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हम हार गए, या हमें आगे अपील करनी, तो कहाँ जाएंगे हम? हाई कोर्ट।
और हाई कोर्ट से हार गए तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। लास्ट अपील करने का अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास। हालांकि एक इंटरनेशनल कोर्ट भी होता है। क्या होता है? इंटरनेशनल कोर्ट भी होता है, जो कि यूएनओ के जो 6 अंग है ना, यूएनओ का नाम सुना होगा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, ध्यान रखना। तो यूएनओ के 6 अंग है, 6 अंग में से एक इंटरनेशनल कोर्ट उसका अंग है, वो यूएनओ का ही पार्ट है। किसका पार्ट है? यूएनओ का पार्ट है। ना कि कोई ऐसा मामला जो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हार गए, फिर हाई कोर्ट में अपील की, फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील की और उसके बाद आप इंटरनेशनल कोर्ट चल जाओ, नहीं। वो एक अंतरराष्ट्रीय कोर्ट है। अंतरराष्ट्रीय का मतलब बताता हूं आपको, आपने हिंदी में पढ़ा होगा कई बार, अंतरराष्ट्रीय। एक तो ऐसा अंतरराष्ट्रीय पढ़ते हैं आप, और एक अंतरराष्ट्रीय वाला पढ़ते हैं। पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? दोनों में ही मतलब अंतर उपसर्ग है। कौन सा है? अंतर उपसर्ग है। इसमें भी अंतर, इसमें तो शुरुआत में आ रहा है अंतर ये वाला, और इसमें जो अंतर आ रहा है इसका मतलब ये हलंत वाला आ रहा है। एक हलंत वाला है, एक बिना हलंत वाला है। तो जब दो देशों की बात होती है तो उसमें आता है ये वाला। और जब अंतर, ये जो अंतर बना है ये अंत से बना है। किससे बना है? अंत से बना है। अंत का मतलब भीतर, और राष्ट्र मतलब देश, कोई देश हो सकता है, और ये मतलब प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो वो तो राष्ट्र से संबंधित। तो किसी देश के भीतर की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय। और ये वाला अंतरराष्ट्रीय लिखते हैं तो इसका मतलब है कि दो देशों के मध्य की बात कर रहे हैं। तो ज्यादातर किताबों में वो गड़बड़ कर रखा है। कुल मिला के बात ये है, जैसे आपसे कह दिया इंटरनेशनल सीमा, भाई इंडिया की इंटरनेशनल सीमा किसके साथ लगती? पाकिस्तान के साथ लगती। तो उसमें जो अंतरराष्ट्रीय शब्द आना चाहिए ना, वो ये वाला आना चाहिए, बल्कि हम कौन सा लिख देते हैं? ये वाला। किताबों ने गलत कर रखा है तो क्या करें, लेकिन सच्चाई तो यह है कि ये शब्द नहीं लिखना चाहिए इस संदर्भ में। दो राष्ट्रों के बीच की बात आती तो कभी भी नहीं लिखना चाहिए। चलो हम टॉपिक से हट गए, हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट का गठन विद्यार्थियों 1950 में हो जाता है, 1950 में हो जाता है, जो अस्तित्व में 28 जनवरी 1950 को आता है। लेकिन आपने उससे पहले संवैधानिक विकास पढ़ा होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ाते हैं हम आपको तो संवैधानिक विकास पढ़ाते हैं। संवैधानिक विकास में एक एक्ट पढ़ते हैं, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसे हम नियामक अधिनियम भी कहते हैं। इसमें पहली बार सुप्रीम कोर्ट की बात की गई, और उस समय एक अध्यक्ष, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। फिर उसके बाद में एक 1935 का भारत शासन अधिनियम आता है, उसमें फेडरल कोर्ट की बात की जाती है, संघीय न्यायालय की बात की जाती है। क्या बात की जाती है? संघीय न्यायालय की बात की जाती है। और पहले जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट में जो सुप्रीम कोर्ट बनाया था, वो अपने आप में सुप्रीम नहीं था, क्योंकि उसके निर्णयों के विरुद्ध प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी, जो कि लंदन में होती थी। कहाँ पर होती थी? लंदन में होती थी। तो मतलब वो सर्वोच्च नहीं था, कहने का मतलब। भाई सर्वोच्च कौन है? जैसे अभी भारत का जो कोर्ट है वो सर्वोच्च है, सुप्रीम कोर्ट क्या है अपने आप में? सर्वोच्च है, कि इसके बाद में आप कहीं पे अपील नहीं कर सकते हो। वो बात एक अलग है कि राष्ट्रपति के पास आप दया याचिका लगाते हो, वो अलग मैटर आ जाता है, वो जुडिशरी का मैटर नहीं आता है। इसके बाद में जब 1935 का भारत शासन अधिनियम बना, तो भारत शासन अधिनियम में संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई, फेडरल कोर्ट की व्यवस्था की गई, जिसमें 1+6 की व्यवस्था की गई थी। मॉरिस गोयर इसके क्या थे? हाँ, मुख्य न्यायाधीश थे। अब विद्यार्थियों, जब 1935 में ये संघीय न्यायालय की बात की गई थी, तो संघीय न्यायालय के विरुद्ध भी अपील की जा सकती थी प्रीवी काउंसिल में, जो कि लंदन में होती थी। तो ये भी जो 1935 में बनाया संघीय न्यायालय, ये भी अपने आप में सर्वोच्च नहीं था। लेकिन जैसे हमारा संविधान बनना शुरू हुआ, तो हमारे संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 124 से 147 के बीच में सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड प्रावधान किया गया। और उन्हीं प्रावधानों के तहत जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, तो उस समय व्यवस्था की गई कि भारत में क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट होगा। और इसका जो गठन किया गया वो किया गया 28 जनवरी 1950 को। तो 28 जनवरी 1950 को वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट है वो अस्तित्व में आया था। लेकिन शुरुआत में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। और आपको पता है वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में जो टोटल न्यायाधीश होते हैं वो 34 होते हैं। कितने होते हैं? 34 होते हैं। एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं, ध्यान रखना। तो हम इसमें तमाम उन बिंदुओं को पढ़ने वाले हैं कि 124 से लेकर 147 तक के जो आर्टिकल है, उनमें किस आर्टिकल में क्या प्रावधान कर रखा है,
इन बातों को देखेंगे। उसके अलावा इसकी नियुक्ति कौन करता है वो देखेंगे। नियुक्ति करने का जैसे कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, तो कॉलेजियम प्रणाली क्या होती है? कई बार जैसे मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। तो वो मुख्य न्यायाधीश की परामर्श पर करता है। किसकी परामर्श पर? तो इस परामर्श के बारे में कई बार सुप्रीम कोर्ट ने खुद के बारे में फैसले सुनाए। उसको जैसे फर्स्ट जजेज केस, प्रथम न्यायिक नियुक्ति केस, द्वितीय न्यायिक नियुक्ति केस, तृतीय न्यायिक नियुक्ति केस, चतुर्थ न्यायिक नियुक्ति केस। तो ये 4 जजेस की नियुक्ति से रिलेटेड कुछ निर्णय उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में इनका कितना वेतन भत्ता होता है, वेतन भत्ता किसके ऊपर भारित होता है, इनको देखेंगे। इसके अलावा तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं, तदर्थ न्यायाधीश की भी इसमें व्यवस्था कर रखी, वो देखेंगे। प्लस ये देखेंगे सुप्रीम कोर्ट को कौन कौन सी अपील सुनने का अधिकार है, वो सारी देखेंगे। इनकी मूल अधिकारिता देखेंगे। न्यायिक समीक्षा जो इनके द्वारा की जाती है उसको देखेंगे। आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति को ये कई बार 143 आर्टिकल के तहत क्या देते हैं, परामर्श देते हैं। तो कौन से मामलों में परामर्श दे सकते हैं, कौन से मामलों में नहीं दे सकते हैं, वो सारी चीजें देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट का खुद का स्टाफ होता है। सुप्रीम कोर्ट का, जैसे आपने देखा होगा हाई कोर्ट में खुद की भर्ती आती है, सुप्रीम कोर्ट में भी खुद की भर्ती आती है। तो इसका खुद का स्टाफ भी होता है। उससे रिलेटेड इनकी खुद की जो भाषा है उस भाषा के बारे में प्रावधान कर रखा कॉन्स्टिट्यूशन में, उस चीज को देखेंगे। फिर उसके बाद में हम देखेंगे आज तक जितने भी चीफ जस्टिस बने हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन कौन बने हैं, उनको क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे। हालांकि मैं आज तो इनकी फोटो वगैरह भी लेकर आया हूँ सबकी, पिछली बार तो नहीं लाया था। जैसे भारत के जो पहले मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है? हीरालाल जे कानिया। कौन है? हीरालाल जे कानिया है। पूरा नाम क्या है इनका? हीरालाल जेकी सुंदास कानिया नाम है इनका। तो ऐसे जितने भी आज तक रहे हैं इन सब का फोटो और नाम में लेकर आए, और कुछ विशेष बात होगी तो मैं आपको उसके बारे में लिखा दूंगा, ठीक है ना। आज तक, आज की तारीख में जब तक इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक के जितने भी मुख्य न्यायाधीश रहे उनका सबका नाम है। अभी जो अभी वर्तमान में कौन है? न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई है। हो सकता है ये नवंबर में चेंज हो जाएंगे, लेकिन ठीक है अभी तक तो यही है। फिर इसके बाद में आज तक सुप्रीम कोर्ट में कोई भी लेडी मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी। न्यायाधीश तो बन गई लेकिन मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी, और वो बनी विद्यार्थियों कौन? फातिमा बीबी, और ये फातिमा बीबी जी है, ठीक है। और इसी प्रकार अगर हम बात करें हाई कोर्ट्स की, तो हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने वाली पहली लेडी कौन है? जस्टिस। और देखो जो भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो भी न्यायाधीश होंगे उनके नाम के आगे आपको या तो जस्टिस लिखना है, नहीं तो फिर न्यायमूर्ति लिखना है। क्या लिखना है? जब भी उनका नाम लिखे तो आप न्यायमूर्ति लिखे। न्यायमूर्ति को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? जस्टिस बोलेंगे विद्यार्थियों। केरला की रही थी ये। कहाँ की रही थी? केरला की रही थी। नहीं नहीं, वो तो लीला सेठ रहेगी ना बहन जी। हम वो मुख्य न्यायाधीश, मैं तो अन्य न्यायाधीश की बात कर रहा हूँ। किसी भी हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहने वाली पहली लेडी कौन है? अन्ना चंडी रेड्डी है। और ये है वो किसी भी हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस, जिसका नाम क्या है? लीला सेठ। ये हिमाचल प्रदेश की रही थी। कहाँ की रही थी? और आपको पता है हाई कोर्ट्स तो राज्यों में होते हैं। कहाँ होते हैं? राज्यों में होते हैं। आज हम किसके बारे में पढ़ने के लिए आए? मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ने आए हैं। और सुप्रीम कोर्ट में फिर एडवोकेट जो होते हैं, किस किस टाइप के एडवोकेट होते हैं वहाँ पर? जैसे सीनियर एडवोकेट होते हैं, कुछ बाहर से आते हैं, तो उन सभी एडवोकेट्स के बारे में भी थोड़ा बहुत यहाँ पर जानकारी ले लें। और इसी के साथ हमारा और कोई अन्य फैक्ट जैसे सुप्रीम कोर्ट या न्यायिक प्रणाली से रिलेटेड होंगे तो उनके बारे में इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे विद्यार्थी। तो अब लिखने की बारी है आपकी। सबसे पहले आपने हेडिंग डाली होगी सुप्रीम कोर्ट। इंग्लिश में इसको सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, है ना। हिंदी में बोलते हैं इसको उच्चतम न्यायालय। क्या बोलते हैं? उच्चतम न्यायालय। देखो विद्यार्थियों, मैंने ये इस तरीके का फॉर्मेट में बनाया था। ये सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट को किस किस नाम से पुकार सकते हो आप? एससी बोल सकते हो, सुप्रीम कोर्ट बोल सकते हो, उच्चतम न्यायालय बोल सकते हो, सर्वोच्च न्यायालय आप बोल सकते हो, या भारत का न्यायालय भी कहते हैं कई बार। क्या बोलते हैं भाई? भारत का न्यायालय एक ही है, वो कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। फिर सर ये हाई कोर्ट क्या मामला है? तो देखो किसी राज्य का सर्वोच्च कोर्ट कौन सा होता है? हाई कोर्ट होता है।
तो ये तो हाई कोर्ट लिख सकते हो, एससी लिख सकते हो, और इसको आप लिख सकते हो उच्च न्यायालय। देखो हाई कोर्ट को क्या बोलते हैं, ये शब्दावली आपको कई बार डिस्टर्ब करती है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। उच्च न्यायालय तो किसको कहते हैं, जो राज्यों में हाई कोर्ट होते हैं उसको, और जो पूरे भारत में एक ही सुप्रीम कोर्ट है उसको क्या बोलते हैं, उच्चतम न्यायालय कहते हैं। तो आप केवल राजस्थान ये सॉरी हाई कोर्ट वगैरह इनके बारे में नहीं लिखना, आपको केवल सुप्रीम कोर्ट के बारे में लिखना अभी तो, है ना। अब बताओ भारत का शीर्ष न्यायालय कौन सा होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, तो लिखो यह है भारत का शीर्ष न्यायालय है। क्या है, शीर्ष न्यायालय है। अरे तो आप तो लिख लो, तो मैंने तो शीर्ष न्यायालय बोला ना, शीर्ष न्यायालय है। दूसरी लाइन ये भी लिख सकते हो आप, ये भारत का शीर्ष न्यायिक प्राधिकरण है। हालांकि ट्रिब्यूनल्स अलग होते हैं, लेकिन शीर्ष किसको मानेंगे लास्ट में जाकर, इसको ही मानते हैं। लिख लिए। अब देखो, अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, तो सुप्रीम कोर्ट की पहली बार उल्लेख किया गया 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट है वो ऐसा नहीं था, वो अलग था। लेकिन पहली बार का प्रावधान किया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में किया गया था, और 1935 में जो किया गया वो संघीय न्यायालय। तो हमने जो अभी ये सुप्रीम कोर्ट बनाया, ये किसके स्थान पर बनाया, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट वाले के स्थान पर, या फिर 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो संघीय न्यायालय बन रखा था उसके स्थान पर, किसके स्थान पर बनाया बताओ। 1935 के बाद में अगर कोई कानून के तहत या किसी संविधान के तहत अगर इसका गठन किया गया है, तो विद्यार्थियों संघीय न्यायालय के स्थान पर तो इसकी स्थापना की है हमने। देखो 1773 लिखना नहीं है, 1773 में सर्वोच्च न्यायालय की बात की गई थी। किसकी बात की गई थी, सर्वोच्च न्यायालय की बात की गई, ठीक है। और 1935 का भारत शासन अधिनियम में फेडरल कोर्ट, किसकी बात की गई थी, फेडरल, इंग्लिश में बोलते हैं फेडरल कोर्ट, ठीक है। और इसको अगर हम बात करें हिंदी में, तो इसको बोलते हैं संघीय न्यायालय। क्या बोलते हैं, संघीय न्यायालय। मतलब इसको हिंदी में संघीय न्यायालय कहते हैं। 1935 में प्रावधान था ये, और 1937 में बना था। ये कब बना था, 1937 में बनकर तैयार हुआ था। मतलब इसका गठन कब हुआ था, लागू क्योंकि 1935 का भारत शासन अधिनियम पूरा ही लागू कब हुआ है, 1937 में लागू हुआ है, ठीक है। और हमारा जो अभी वर्तमान वाला है, अभी जो वर्तमान में हम जिसको सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं, या सुप्रीम कोर्ट लिख लेता हूँ शॉर्ट में, ये 1950 में अस्तित्व में आया है। कब आया, 1950 में अस्तित्व में आया। अब बताओ ये किसके स्थान पे आया, फेडरल कोर्ट के स्थान पे ही आया ना। या तो फिर हम पूरी इसकी पृष्ठभूमि लिख लेते हैं। एक काम करो आप, पृष्ठभूमि डालो, हेडिंग पृष्ठभूमि पृष्ठभूमि हेडिंग डाल लो। आ जाओ भाई, तुम्हारे से रिलेटेड ही टॉपिक चल रहा है आज, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं आज। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट। देखो आप सुप्रीम कोर्ट बोलो चाहे उच्चतम न्यायालय बोलो, या इसको हम शॉर्ट में क्या लिख लेंगे, ऐसे लिख लेंगे। अब इसकी पृष्ठभूमि देखना चाह रहे हैं, तो पृष्ठभूमि सबसे पहले इसके गठन की जो प्रावधान किया गया था, वो पहली बार जो प्रावधान मिलता है विद्यार्थियों, वो कौन से एक्ट में मिलता है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। जैसे मैं लिखाता हूँ वैसे लिखो, पृष्ठभूमि हेडिंग डालो, पृष्ठभूमि डाल लिया, अलग पेन से डालना। देखो 1773 के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, इसको नियामक अधिनियम भी कहते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, नियामक। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ब्रैकेट में नियामक अधिनियम में में
सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान किया गया था? सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान किया गया था, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश का प्रावधान था। एक तो मुख्य न्यायाधीश का और 3 अन्य न्यायाधीश का प्रावधान था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया था वो, ध्यान रखना विद्यार्थियों, थोड़ा सा ध्यान दिया। देखो 1757 में एक युद्ध होता है और जिसका नाम है प्लासी का युद्ध। क्या नाम है? प्लासी का युद्ध। इस प्लासी के युद्ध के बाद में अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार कर लिया था। किसके ऊपर? और थोड़ी बहुत जो कसर रह गई थी उसको पूरा कर दिया था। कब? 1764 का जो बक्सर का युद्ध हुआ था उस समय। और हालांकि मैंने संवैधानिक विकास में सारी चीजें पढ़ाई है और जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तब तो इनके बारे में पूरी बातें लिखेंगे। तो प्लासी का अधूरा काम इसने कर दिया बक्सर। तो प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद में अंग्रेजों ने एक प्रकार से ये कह सकते हैं हम भारत के ऊपर अधिकार कर लिया था। पूरे भारत के ऊपर तो अधिकार नहीं हुआ था, लेकिन बंगाल के ऊपर अधिकार हो गया था। तो वो भारत का ही पार्ट है बंगाल भी, ध्यान रखना। तो उसके ऊपर अधिकार चालू हो गया था, यानी अंग्रेजों का शासन चालू हो जाता है। अंग्रेजों का शासन देखो 1757 के आसपास से शुरू होता है। फिर 100 साल बाद में एक बहुत बड़ी क्रांति होती है जिसका नाम है 1857 क्रांति। क्योंकि मैंने कहा ना, क्रांति अचानक होती है, लेकिन उसके जो कारण होते हैं वो दूरगामी कारण होते हैं। बहुत कारण होते हैं जिनके कारण धीरे धीरे मतलब क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। एक कारण ऐसा होता है, तात्कालिक कारण, जिसकी वजह से तुरंत क्रांति चालू हो जाती है। तो 1857 से पहले जनता बहुत ज्यादा परेशान थी, हर वर्ग अंग्रेजों से परेशान था। इसलिए फिर वहां पर 1857 क्रांति होती है। भारत में भी होती है, राजस्थान में भी होती है। राजस्थान में कहां से होती है 1857 क्रांति की शुरुआत? नसीराबाद से होती है। कब होती है? 28 मई को होती है, ध्यान रखना। 28 मई 1857 को होती है। चलो वो अलग मैटर है। तो विद्यार्थियों, जब 1773 की बात करें हम, तो क्या इस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम हो चुका है? यस या नो? अरे 1757 में अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया, 1764 में पूर्ण रूप से कर लिया, तो 1773 में होगा कि नहीं होगा? तो ये जो एक्ट बनाया है ये ब्रिटेन की संसद ने बनाया है। ये कानून किसने बनाया? ब्रिटेन की संसद ने बनाया है। और ब्रिटेन की संसद है विद्यार्थियों लंदन में। कहां पर है? लंदन में। तो लंदन में कानून बनाया गया है और उसमें यह कहा गया कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होंगे। तो भारतीयों को थोड़ी शामिल करेंगे, वो तो अंग्रेजी होंगे न्यायाधीश भी। चलो ठीक है, आपने लिख लिया, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होंगे। अब ये कानून कब बना था? 1773 में बना था। लागू कब हुआ? 1774 में। यानी कि ये जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया होगा, ये कब बनाया गया होगा? 1974, सॉरी 1774 में बनाया होगा। लिखिएगा, इस एक्ट के तहत, इस एक्ट के तहत 1774 में 1774 में कलकत्ता, आजकल कोलकाता बोलते हैं, कलकत्ता कहाँ पड़ता है? कलकत्ता। आजकल पश्चिम बंगाल, उस समय बंगाल हुआ करता था। कलकत्ता के फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम में स्थापित किया गया। देखना पड़ेगा, फोर्ट विलियम में किया गया। लिख लिया विद्यार्थियों? अब बताओ, इसमें कितने मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश का प्रावधान था? यानी टोटल कितने न्यायाधीश हो सकते थे? 4 हो सकते थे। तो मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया था उस समय? सर एलिजा इम्पे। किसको बनाया गया था? सर एलिजा इम्पे। कई बार एग्जाम में आपको इम्पे इम्पे मिलेगा। क्या मिलेगा? तो लिखिएगा इस कोर्ट का या इस न्यायालय का, जो भी लिखना चाहते हो, इस न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा
सर एलिजा एम्पे को बनाया गया था। सर एलिजा एम्पे को बनाया गया था। किसको बनाया गया था विद्यार्थियों? सर एलिजा एम्पे को बनाया गया था। सर एलिजा एम्पे को बनाया गया था। अब देखो, वैसे तो मैंने संवैधानिक विकास में सारी बातें लिखाई है, लेकिन वापस सुप्रीम कोर्ट पढ़ा रहा हूँ, उससे रिलेटेड है तो सारी बात लिखानी पड़ रही वापस। और 3 अन्य न्यायाधीशों के नाम लिख लो। 3 अन्य न्यायाधीश नाम लिख लो इनका। रॉबर्ट चैम्बर्स, रॉबर्ट चैम्बर्स। देखो प्रश्न क्या बनता है, निम्नलिखित में से जब 1773 एक्ट के तहत 74 में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया तो निम्नलिखित में से कौन न्यायाधीश उसमें था या नहीं था? तो रॉबर्ट चैम्बर्स लिख लो। दूसरा लिखो लिमेस्टर, दूसरा कौन सा है? लिमेस्टर। और तीसरा लिखो जॉन हाइड, जॉन हाइड। ये 3 नाम याद रखना विद्यार्थियों, रॉबर्ट चैम्बर्स, लिमेस्टर और जॉन हाइड। ये 3 तो न्यायाधीश थे, अन्य न्यायाधीश है ना। और मुख्य न्यायाधीश कौन था? सर एलिजा। अगर आप बहुत अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो इन 3 का नाम याद रखना, और नॉर्मल तैयारी कर रहे हैं, एसआई तक की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लास्ट किसका नाम याद रख ले? सर एलिजा एम्पे का नाम याद रख ले विद्यार्थी। देखो, जब ये जो सुप्रीम कोर्ट बना था 74 में, 73 में प्रावधान किया गया था, 73 का एक्ट था, उसमें प्रावधान किया गया था। और बनाया कब गया था? 74 में। और कहां पर बनाया था? कलकत्ता में बनाया था। कलकत्ता वर्तमान में कहां पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। उस समय कहां पड़ता था? बंगाल में पड़ता था। और कलकत्ता में भी कौन सी जगह पर? फोर्ट विलियम में बनाया गया था विद्यार्थियों। कहां पर स्थापित किया? फोर्ट विलियम में इसको स्थापित किया गया था। और सर एलिजा एम्पे इसके हेड थे, मतलब मुख्य न्यायाधीश थे, बाकी 3 अन्य न्यायाधीश थे। इनकी अगर हम नियुक्ति की बात करें विद्यार्थियों, इसकी नियुक्ति की बात करें कि भाई इन न्यायाधीशों की नियुक्ति, जैसे अभी वर्तमान में जो न्यायाधीश होते हैं अपने, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगर एक शब्द में पूछे तो कौन करता है? राष्ट्रपति। उस समय इनकी नियुक्ति कौन करता होगा? तो ब्रिटेन का सम्राट कौन करता था? लिखिएगा, इनकी नियुक्ति ब्रिटेन का सम्राट करता था, चाहे मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो ना। लिख लिया? लिखो, उस समय इसे अपेक्स कोर्ट क्या नाम दिया गया था? तो जब 1773 में जो प्रावधान किया गया, 74 में जो बनाया था, उसको हम अपेक्स कोर्ट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसे लिख सकते हो, इसे हम अपेक्स कोर्ट भी कहते हैं। अभिलेख न्यायालय क्या होता है? अभिलेख न्यायालय का क्या तात्पर्य होता है? जितने भी कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो भी फैसले आते हैं वो रिकॉर्ड में रखे जाते हैं, ताकि लोअर कोर्ट जब भी कोई फैसला सुनाए तो उनको यूज ले सके। कभी फलाना फलाना सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ये कहा है, कई बार रेफरेंस देते हैं ना। और आपने देखा होगा लोअर कोर्ट के जितने भी फैसले आते हैं उसमें हमेशा हाई कोर्ट ने जो भी फैसले दे रखे हैं उनके बारे में आता है, या सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में ये कहा उसका रेफरेंस जरूर देते हैं वो फैसले में, ताकि उनको दिक्कत नहीं होती, उनके ऊपर कोई बात नहीं आती। वो ऊपर वाले कोर्ट को द्वारा दिए गए जो भी फैसले उनको नीचे वाले कोर्ट साक्ष्य के रूप में यूज लेते हैं। ठीक है, एक तो इसलिए आप उनको क्या कहते हैं? अभिलेख न्यायालय कहते हैं। एक ये होता है कि ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, इनको अवमानना का अधिकार भी होता है, वो भी अभिलेख न्यायालय के भीतर ही आता है। 2 चीज आती है अभिलेख न्यायालय में, एक तो जो भी उनके फैसले होते हैं रिकॉर्ड में रखे जाते हैं, दूसरा क्या होता है, उनकी अगर कोई अवमानना करता है तो उनके द्वारा उनको पनिश किया जा सकता है, दंड दिया जा सकता है। वो दंड कारावास के रूप में भी हो सकता है और जुर्माना के रूप में भी हो सकता है, और दोनों भी हो सकते हैं। खांसी पानी है मेरे पास, पता नहीं कितने दिन का बराबर। और ये जो कोर्ट बनाया था 74 में, ये एक अभिलेख न्यायालय भी था। लिखिएगा, ये कोर्ट
या अलग तरीके से भी लिख सकते हो आप, इसे अभिलेख न्यायालय का दर्जा भी दिया गया था, इसे अभिलेख न्यायालय का दर्जा भी दिया गया था, अभिलेख न्यायालय का दर्जा भी दिया गया था। तो हम भारत का जो सुप्रीम कोर्ट की पृष्ठभूमि पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कैसे भारत का सुप्रीम कोर्ट बना, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। एक पॉइंट और लिख सकते हैं हम इसके बारे में। एक पॉइंट यह है कि अभी जैसे हम हाई कोर्ट में हार जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, अपील करने के लिए जाते हैं ना। तो वैसे यहां पर अपील तो होती थी, लेकिन अंतिम अपील का अधिकार नहीं था इसको। जैसे अभी भारत में अंतिम अपील का अधिकार किसको है, सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट के बाद में कहीं कोई अपील नहीं होती, वो राष्ट्रपति के पास होती है, वो दया याचिका होती है, वो उसको हम अपील नहीं कहते, क्या बोलते हैं उसको, दया याचिका बोलते हैं। तो उस समय इसको अंतिम अपील का अधिकार नहीं था, क्योंकि अंतिम अपील का अधिकार प्रीवी काउंसिल को था, जो कि लंदन में होती थी। कहां पर होती थी, फैसला कहां सुना रहा है ये, भारत में, और इसके विरुद्ध अपील करनी है, इसके फैसले के विरुद्ध, तो कहां जाना पड़ेगा आपको, लंदन जाना पड़ेगा विद्यार्थियों, जाते ही नहीं थे लोग बाग। लिखिएगा, इस कोर्ट के फैसले के विरुद्ध इस कोर्ट के फैसले के विरुद्ध प्रीवी काउंसिल में प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी, प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। और प्रीवी काउंसिल को रेखांकित कर लें हम कहां पर होती थी ये, लंदन ब्रिटेन में। देख लिए, ओके। ये बात थी सारी 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उसमें ये बातें की गई थी, और उसको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट 1774 में लागू हुआ, और उसी के तहत 1774 में कलकत्ता, या फिर आज का जो पश्चिम बंगाल है, वहां पर फोर्ट विलियम में इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और क्या अधिकार थे क्या नहीं थे, इनके बारे में सारी बातें आपको लिखा दी है। अब देखो विद्यार्थियों, 1935 में एक और एक्ट बनाते हैं। ये एक्ट बनेगा कहां पर, ब्रिटेन में बनेगा, ध्यान रखना, ब्रिटेन की पार्लियामेंट ही बनाएगी ये, ब्रिटेन की संसद के द्वारा बनाया गया कानून है, लेकिन भारतीयों के लिए बनाया है। किसके लिए बनाया, भारतीयों के लिए बनाया, ध्यान रखना। तो इसका नाम है भारत शासन अधिनियम। क्या नाम है, भारत शासन अधिनियम 1935। क्या नाम है इसका, भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें एक प्रावधान किया गया कि भारत में एक संघीय न्यायालय होगा। क्या प्रावधान किया गया है इसमें, भारत में एक संघीय न्यायालय होगा। संघीय न्यायालय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फेडरल कोर्ट। क्या बोलते हैं, फेडरल कोर्ट होगा। और ये प्रावधान कौन से एक्ट में किया था, 1935 के भारत शासन अधिनियम में किया था। और ये अक्टूबर 1937 में भारत में ऐसे संघीय न्यायालय की क्या कर दी, स्थापना कर दी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश का प्रावधान था। और मॉरिस गोयर को क्या बनाया गया विद्यार्थियों, इसका मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। और इसके निर्णयों के विरुद्ध भी प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। अर्थात उस समय जब सुप्रीम कोर्ट बना, ये सॉरी संघीय न्यायालय बनाया, ये भी, इसको भी अंतिम सुनवाई का अधिकार नहीं था। अंतिम अपील का सुनवाई का अधिकार किसको था, प्रीवी काउंसिल को, जो कि लंदन में होती थी। तो ये भी अपने आप में सर्वोच्च सुप्रीम नहीं है, मतलब लिखिएगा। 1935 के भारत शासन अधिनियम में, 1935 के भारत शासन अधिनियम में भारत के लिए संघीय न्यायालय, भारत के लिए संघीय न्यायालय, संघीय न्यायालय ब्रैकेट में फेडरल कोर्ट
फेडरल कोर्ट के गठन का प्रावधान किया गया, के गठन का प्रावधान किया गया। कौन से एक्ट में? 1935 के भारत शासन अधिनियम में। देखिएगा, इस एक्ट के तहत इस एक्ट के तहत 1 अक्टूबर 1937 को, इस एक्ट के तहत ही, मतलब एक्ट में प्रावधान कर दिया इस एक्ट के तहत भारत में 1 अक्टूबर 1937 को, 1 अक्टूबर 1937 को फेडरल कोर्ट स्थापित किया गया। फेडरल कोर्ट स्थापित किया गया। लिख लिया? फेडरल कोर्ट स्थापित किया गया। अब बताओ, फेडरल कोर्ट स्थापित कब हुआ? 1937 में। ये एक्ट किसने बनाया था? ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने बनाया था। लेकिन किसके लिए बनाया था? भारतीयों के लिए बनाया था। और इस एक्ट में एक प्रावधान किया गया था संघीय न्यायालय का। किसका प्रावधान किया गया था? संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया था। और विद्यार्थियों, ये कहां पर स्थापित किया गया था? तो दिल्ली में। देखो, जहां पहले हमने सुप्रीम कोर्ट बनाया है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, तो सुप्रीम कोर्ट कहां बनाया उस समय? वहां कलकत्ता में बनाया था। अब कहां पे बनाया है? दिल्ली में बनाया। ध्यान लिख लेना इसको रेखांकित करके, दिल्ली में स्थापित किया गया था। लिखो, इस कोर्ट में, कौन से कोर्ट में? फेडरल कोर्ट में। इस कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश का प्रावधान किया गया था। एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश का प्रावधान किया गया था। भारत में सबसे बड़ा कंपटीशन कौन सी परीक्षा का होता है? यूपीएससी का होता है। आईएएस का एग्जाम होता है। आईएएस जैसे एग्जाम में पूछे गए तो फेडरल कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया था? सर मॉरिस ग्वेर को। हमारे जैसे बच्चे रट के जाते हैं किसको? सर एलिजा इम्पे को रट के जाते हैं, जो गलत। वो सुप्रीम कोर्ट का था, लेकिन वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो 74 बना था, वो कब बना था? 74 बना था, उसका नाम था सुप्रीम कोर्ट। और जो ये 1935 के प्रावधानों के तहत जो 1937 में बना है, इसका नाम है संघीय न्यायालय या फेडरल कोर्ट है। ध्यान। और जो 1950 में बनेगा, अभी जो बनेगा, अभी जो वर्तमान वाला अपना सुप्रीम कोर्ट है, ये विद्यार्थियों संविधान के अनुसार बना है। किसके अनुसार बना है? संविधान के अनुसार बना है। और संविधान किसने बनाया है? संविधान सभा ने बनाया था। और संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946। अध्यक्षता कौन करते हैं? और स्थायी रूप से? चलो ठीक। लिख लिया आपने? अब विद्यार्थियों, इसके निर्णय के विरुद्ध भी प्रीवी काउंसिल में क्या की जा सकती थी? अपील की जा सकती थी। मुख्य न्यायाधीश का नाम लिख लिया आपने? नहीं लिखा? हाँ लिखा है, लिख लो। इसका मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेर को बनाया गया था। मुख्य न्यायाधीश का नाम लिख लो, मॉरिस ग्वेर। और जिन्होंने लिख लिया वो आगे लिखो। इसके निर्णयों के विरुद्ध, इसके फैसले के विरुद्ध, इसके फैसले के विरुद्ध लंदन में स्थित प्रीवी काउंसिल में प्रीवी काउंसिल में की जा सकती थी। देखो विद्यार्थियों, अगर हम बात करें 1937 के आसपास या 35 के आसपास, तो उस समय देशी रियासतें अलग होती थी और ब्रिटिश भारत अलग हुआ करता था। देशी रियासत उनको कहते हैं जहाँ के राजा महाराजा होते थे ना, लीडर, उनको बोलते हैं। तो इसका जो क्षेत्राधिकार है, ये जो संघीय न्यायालय बनाया गया था 1937 में, इसका क्षेत्राधिकार जिन पर ब्रिटेन का राज है, जिनसे हम कहते हैं ब्रिटिश भारत। क्या बोलते हैं? ब्रिटिश भारत। क्योंकि भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। किसका उपनिवेश था?
विद्यार्थियों, ब्रिटेन एक इतना खतरनाक देश था, यूके, यूनाइटेड किंगडम, जिसने दुनिया के बहुत सारे देशों पर क्या किया था? अपना अधिकार जमा लिया था, अपने उपनिवेश बना लिया था। ठीक रहा जो वो विश्व युद्ध हो गया, सेकेंड विश्व युद्ध, वो भी एक कारण था जिससे भारत स्वतंत्र हो गया। और उसके बाद में एक ऐसी संस्था बनी, यूएनओ का नाम आपने सुना है। यूएनओ का जब शुरुआत में इसकी स्थापना की जा रही थी, तो यूएनओ के एक यूएनओ को गठन के कई चरण है। अचानक ऐसा नहीं कि एक बैठक होगी इसमें कहा हम यूएनओ बना देते हैं। यूएनओ की पृष्ठभूमि धीरे धीरे तैयार हो रही थी। तो उसमें कई बार जो भी सम्मेलन होते हैं तो उसमें ये कहते थे ब्रिटेन को, आपके जो भी उपनिवेश आप उनको क्या करो, स्वतंत्र करो। अमेरिका हमेशा प्रेशर बनाता था, क्योंकि उपनिवेश थे तो इनका मार्केट था, किसका? ब्रिटेन का। और आपको पता अमेरिका शुरू से पूंजीवादी रहा है, वो हमेशा व्यापार करने की सोचता है। तो वो कहता है कि ये सब स्वतंत्र करेगा तभी तो हम उन देशों के साथ व्यापार करेंगे। तो भारत ने भी, उसने ब्रिटेन ने भी एक बार कह दिया कि मैं और देशों को तो स्वतंत्र कर दूंगा, लेकिन भारत को नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि भारत एक अच्छा मार्केट था उस समय। क्योंकि आपको पता है यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे, पक्का माल बेचने के लिए लेकर आ जाते थे, तो उनका मार्केट था अच्छा। तो लास्ट बहुत लेट भारत को उन्होंने स्वतंत्र किया। यूएनओ का गठन हो गया था 1947 में, सॉरी 1945 में हो गया था, 24 अक्टूबर को ही। लेकिन भारत 15 अगस्त 1947 को हुआ। और उसके पीछे भी कई कारण। आप उन सोचते हैं कि केवल हमने ये जो स्वतंत्रता आंदोलन चलाए इनसे हम स्वतंत्र हुए ना, इनके हमारे स्वतंत्र होने के पीछे कई कारण है। विदेशी शक्तियां भी इसके पीछे कारण रही है। कहीं ना कहीं विदेशी शक्तियों का भी ब्रिटेन के ऊपर प्रेशर बना, जब जाके हमको स्वतंत्र किया उन्होंने। 200 साल तक खून पिया हमारा। तो इसके अध्यक्ष कौन थे विद्यार्थियों? सर मॉरिस गोयर। ये लिख लिया आपने, इसके निर्णय के विरुद्ध लंदन में स्थित प्रीवी काउंसिल में क्या किया जा सकती है? अपील की जा सकती है। अगर आप वर्तमान में हमारा जो संविधान के अनुसार देखते हैं तो 124 से लेकर 147 तक आर्टिकल पढ़ते हैं, उसमें आर्टिकल 135 में भी संघीय न्यायालय का प्रावधान कर रखा है। एक नोट डालो। वर्तमान में भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 135 में संघीय न्यायालय की झलक दिखाई देती है, या प्रावधान है, ऐसे भी लिख सकते हो। देखिए, हमने जो टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया उसका नाम क्या है? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट जब आपको पढ़ा रहे हैं तो इसकी पहले पृष्ठभूमि पढ़ा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट कैसे बना। अभी तक सुप्रीम कोर्ट पर हम नहीं आए ना। अब देखो विद्यार्थियों, हम स्वतंत्र कब हुए थे? 1947 को हम स्वतंत्र हुए। और इससे पहले 1946 में ही संविधान सभा का गठन हो जाता है। इसका संविधान सभा का गठन हो जाता है, और इस संविधान सभा के द्वारा ही भारत का संविधान बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? संविधान बनाया जाता है। और इस संविधान में ही सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान कर रखा है। इसका प्रावधान कर रखा है, सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान कर रखा है। और इसमें यह कह रखा है कि 1935 का जो फेडरल कोड था उसके स्थान पर क्या बनाएंगे हम? सुप्रीम कोर्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सुप्रीम कोर्ट बनाएंगे, जिसको अंतिम अपीलीय शक्ति प्राप्त होगी। क्योंकि जो फेडरल कोर्ट था उसको अंतिम अपील शक्ति प्राप्त नहीं थी, क्योंकि उसके फैसले के विरुद्ध अपील कहां कर सकते थे? प्रीवी काउंसिल में कर सकते थे। लेकिन जब हमने हमारे संविधान में सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान किया गया तो उसमें यह कहा गया भाई अंतिम अपील कहां कर सकते हो आप? सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो, उसके अलावा कहीं पर भी नहीं कर सकते। चलो लिखो। भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ।
जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। लागू हुआ, जिसके साथ ही वर्तमान सुप्रीम कोर्ट, जो आप पढ़ रहे हैं ना, टॉपिक का नाम लिखा ना आपने, जिसके साथ ही वर्तमान सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आया। भाई संविधान प्रावधान किया गया तो अस्तित्व में आ गया ना, अस्तित्व में आया, जिसकी पहली बैठक संविधान लागू होने के, एक मिनट, संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी। तो संविधान लागू होने का दूसरा दिन कौन सा होगा? और तीसरा दिन? हाँ, क्या लिखा है? संविधान लागू होने के तीसरे दिन ब्रैकेट में 28 जनवरी 1950 को हुई। पहली बैठक कब हुई? नोट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय सभी न्यायालयों का मतलब है हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो भी है ना, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो भी है, सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी है। देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट को अंतिम अपीलीय शक्ति प्राप्त है। अंतिम अपीलीय शक्ति प्राप्त है। देख लिए, इसे 1935 के फेडरल कोर्ट के स्थान पर स्थापित किया गया है ना। इसे 1935 के फेडरल कोर्ट के स्थान पर स्थापित किया गया। देख लिया, लिखो, ये तो लिखा दिया था कि भारत का शीर्षस्थ न्यायालय है। लिखो, मूल अधिकारों का रक्षक, फंडामेंटल राइट्स है ना, मूल अधिकारों का रक्षक अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट होता है। कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है। देखो, सुप्रीम कोर्ट ही संविधान का रक्षक ऑब्लिक संरक्षक ऑब्लिक अभिभावक है। देख लिया, देखो, सुप्रीम कोर्ट ही संविधान का व्याख्याकार है। संविधान का व्याख्याकार है। ठीक है, अब देखो, सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान क्या संविधान में मिलता है? यस या नो? मिलता है। तो सुप्रीम कोर्ट एक संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ओके, तो अब लिखो, आप हेडिंग डालो, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। सुप्रीम कोर्ट से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। देखो, हमने कौन सा
टॉपिक पढ़ना चालू किया, सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं, उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। सबसे पहले हमने इसके अन्य नाम लिख लिए, फिर उसके बाद में हमने इसकी पृष्ठभूमि लिखी थी। क्या लिखी थी? पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि में मुख्य रोल है एक तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान किया गया था, और एक 1935 का भारत शासन अधिनियम, जिसके तहत 1 अक्टूबर 1937 में फेडरल कोर्ट बनाया गया था, उसका। दो मुख्य बातें थी उसमें। फिर उसके बाद में 1935 का जो फेडरल कोर्ट था, उसके स्थान पे वर्तमान वाला सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और ये कब अस्तित्व में आया? 28 जनवरी 1950 को। हालांकि इसका हमारे संविधान में भी उल्लेख मिलता है, और हमारा संविधान संविधान सभा ने बनाया था, संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा बनाया गया था, जो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से उसको लागू कर दिया गया, जिसमें 22 भाग 8 अनुसूचियां थी उस समय, और 395 आर्टिकल थे। उसके बाद में अनुसूचियों की संख्या बढ़ा के 12 कर दी गई, समय समय पर अमेंडमेंट करके उनको जोड़ा गया। ठीक है, अब आपने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड संवैधानिक प्रावधान। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में संविधान में कहां पर उल्लेख मिलता है? भाग 5 में, अनुच्छेद 124 से 147 के मध्य। लिखिएगा, भारतीय संविधान के भाग 5, कौन सा भाग? भाग 5 ब्रैकेट में संघ से संबंधित प्रावधान। भाग 5 में क्या मिलते हैं? संघ मतलब केंद्र, संघ ओब्लिक केंद्र से संबंधित प्रावधान, ब्रैकेट बंद। भाग 5 का नाम लिखा दिया मतलब आपको मैंने, भाग 5 लिख लिया। एवं अध्याय 6, अध्याय 6 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है, के तहत सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। इससे पहले आप केवल भाग 5 ही लिखते थे, अध्याय नहीं लिखते थे ना। पहली बार लिखा होगा आपने अध्याय वाली बात। तो हर बार नोट्स अपडेट होते हैं मेरे। आपको पता है, आज आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ा रहा हूँ, तो 3 बजे से लेकर सुबह लगभग 6 बजे तक मैं सुप्रीम कोर्ट ही पढ़ रहा था। अब जो व्यक्ति पहले से सुप्रीम कोर्ट उसको आता है, नोट्स बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, और 3 घंटे अगर उसने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा है, तो कुछ तो अपडेट किया ही होगा ना। पहले से तो ज़्यादा अपडेट किया होगा 100%। जहाँ पहले 46 पेज होया करते थे, वहाँ पे अब 66 पेज हो गए हैं। चलो, तो इतना नहीं लिखाऊंगा, कम ही लिखाऊंगा आप लोगों को। तो अध्याय 6 में इसका उल्लेख मिलता है। कौन से भाग के अध्याय में? भाग 5 के अध्याय 6 में इसका उल्लेख मिलता है। आर्टिकल पूछ ले तो 124 से 147 मिलता है। लिखिए, संविधान के भाग 5 में, संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से, अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट लिख सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, कौमा, स्वतंत्रता, कौमा, अधिकार क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र, कौमा, शक्तियों एवं प्रक्रियाओं से संबंधित उल्लेख मिलता है। लिख लिया? कौन से आर्टिकल विद्यार्थियों? 124 से लेकर 147 तक। तो अब हम एक एक आर्टिकल को देख लेते हैं कि किस आर्टिकल में क्या प्रावधान कर रखा है। आ गया ना संवैधानिक प्रावधानों पर हम। तो संवैधानिक प्रावधानों का भाग पूछे तो कौन सा? 5। और भाग 5 का कौन सा अध्याय है? और आर्टिकल पूछे तो 124 से लेकर 147 तक। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं आर्टिकल 124 को। किसको पढ़ेंगे? आर्टिकल 124 आएगा सबसे पहले। तो हेडिंग डालो आप,
केवल अनुच्छेद 124 लिख के छोड़ दो। देखो विद्यार्थियों, इसमें आर्टिकल 124 में सब क्लोज 7 तक पढ़ेंगे हम। कहां तक पढ़ेंगे? अनुच्छेद 124 क्लोज 1, क्लोज 2 ये सारी बातें अगर 124 क्लोज 1 2 3 4 नहीं दे रखे हैं तो सारी बातें आप किस में समझे? इनको 124 में समझे। ध्यान रखना, अनुच्छेद 124 क्लोज 4, अनुच्छेद 124 क्लोज 5, अनुच्छेद 124 क्लोज 6 और अनुच्छेद 124 क्लोज 7 तक पढ़ेंगे। कहां तक पढ़ेंगे? 7 तक पढ़ेंगे। अभी लिखना नहीं, समझना थोड़ा सा। देखो, किसको जिन्होंने पहले पढ़ रखी मेरे से पॉलिटिकल साइंस, वो बताएं आप। हाँ भाई, पहले पढ़ रखी ना आपने। 124 क्लोज 1 में क्या है विद्यार्थियों? 124 क्लोज 1 में सुप्रीम कोर्ट के गठन और संरचना के बारे में उल्लेख कर रखा है। इसके बारे में गठन और संरचना के बारे में उल्लेख कर रखा है। 124 क्लोज 2 में देखो, सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश भी होते हैं, एक तो मुख्य न्यायाधीश होता है और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। वर्तमान में ये सिस्टम है 1+33 का है। तो इनकी नियुक्ति के बारे में प्रावधान कर रखा है, न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान कर रखा है। 124 क्लोज 3 में एबिलिटी, योग्यताएं या फिर अर्हताएं, योग्यताएं। 124 क्लोज 4 में मतलब इनको जो रिमूव किया जाता है, हटाया जाता है, हटाने का कारण, क्या कारण हो सकता है? 124 क्लोज 5 में हटाने की प्रक्रिया महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया जाता है, तो हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। और अनुच्छेद 124 क्लोज 6 में शपथ, और 7 में सेवा शर्तें, इन बातों को लेकर। तो देखो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का गठन की बात हो, क्योंकि गठन आपको पता है इसका कब हुआ था, 28 जनवरी 1900, और किसके स्थान पे आया था? फेडरल कोर्ट के स्थान पे आया। तो गठन में तो ये आ जाएगा। संरचना में आ जाएगा कि एक मुख्य न्यायाधीश होता है, 34 अन्य न्यायाधीश होते हैं, लेकिन शुरुआत में तो 1+7 का ही प्रावधान था। तो एक पहले जो टोटल 8 हुआ करते थे, पहले कितने हुआ करते थे? 8 हुआ करते थे, और वर्तमान में कितने हैं? 1+33, यानी टोटल 34 न्यायाधीश हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में जैसे आप लोअर कोर्ट में सुनवाई करते हैं, वैसे सुनवाई नहीं होती है। वहां पर खंडपीठ बनती है। क्या बनती है? दो जजों की, 3 जजों की ऐसे खंडपीठ बनती है, और फिर वो डिसीजन देती है। और अगर कोई बड़ा मामला है, संवैधानिक मामला होता है, उसमें 5 जज न्यूनतम होते हैं। कितने होते हैं? 5 जज। और बाकी नॉर्मल दूसरे फैसले होते हैं, उसमें 2 3, वो डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश के ऊपर। और ये जो खंडपीठ जो बनाता है ना, वो उसका एकाधिकार है मुख्य न्यायाधीश का। और इस पर विवाद भी चल रहा है, केस भी चल रहा है इस बात को लेकर। और इससे पहले कई जजेज केस चले हैं, तो उन जजेज केस में इनके नियुक्ति से लेकर, परामर्श से लेकर कई बार फैसले भी आए हैं। उन जजेज केस में कब क्या हुआ, वो सारी बातें मैं लिखाऊंगा आपको आगे। तो ये तो हो जाएगा। नियुक्ति इसकी राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, कॉलेजियम प्रणाली से करता है। और योग्यताएं क्या क्या होती है इनको बनने के लिए, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए योग्यताएं मैंने आपको लिखाई थी जब महान्यायवादी पढ़ाया था, तो वो सारी योग्यताएं इसमें आ जाएगी। हटाने का कारण ये पढ़ेंगे, हटाने की प्रक्रिया पढ़ेंगे, महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया जाता है। हालांकि महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख केवल राष्ट्रपति के लिए यूज लिया जाता है, इनके लिए तो रिमूव शब्द आते हैं। क्या आते हैं? रिमूव आता है, ध्यान रखना। और लेकिन एक प्रकार से वो महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है, सेम वो का वही चलता है। संसद हटाती है मतलब इनको। हटाने की प्रक्रिया आगे, शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाएगा। और सेवा शर्तें, तो मतलब एक बार रिटायरमेंट होने के बाद में कहीं भी वकालत वगैरह नहीं कर सकते, वो सारी चीजें इसमें आ जाती है। और अगर ये अलग से नहीं दे रखे उसने, तो विद्यार्थियों सारी बातें किसमें समझनी है आपको? किसमें ये सारी बातें? 124 में माने आप। किसमें माने? 124 में माने। अब आपके एग्जाम में यहाँ से कैसा सवाल, मैंने बहुत ही शॉर्ट में लिखने की कोशिश की है इनको, और
कभी कभी सुप्रीम कोर्ट से RS प्री जैसे एग्जाम में एक सवाल आता है, एक तरफ आर्टिकल दे दिए जाते हैं, एक तरफ उनका प्रावधान दे दिया जाता है, कौन सी बात सुमेलित है, कौन सी बात सुमेलित नहीं है। केवल इस बोर्ड से एक क्वेश्चन पुटअप हो जाता है और बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन और माना जाता है उसको, क्योंकि इतना डीप दिया ना उसने। ऐसे थोड़ी दिया 124 में क्या 125 26 27 थोड़ी दिया उसने 124 के सब क्लोज में से दिया है। तो वो अपने आप में उसको कह रहा है कि मैंने बहुत गहराई से इसको दिया है, लेकिन उसको पता नहीं है बच्चों ने तो केवल ये हेडिंग ही नहीं, इसके अंदर की बातें भी पढ़ी है। तो अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको। क्या लिखा आपने? अनुच्छेद 124 लिखो। इस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट के गठन, संरचना, सुप्रीम कोर्ट के गठन, संरचना, न्यायाधीशों की नियुक्ति, योग्यताओं, न्यायाधीशों को हटाने का कारण, न्यायाधीशों को हटाने का कारण, प्रक्रिया, शपथ और सेवा शर्तों का उल्लेख मिलता है, और सेवा शर्तों का उल्लेख मिलता है। अब आप एक काम कर लें, इतनी सी मेहरबानी कर दें कि इन सारे आर्टिकलों को शॉर्ट में लिख लें एक बार आप। 124 क्लोज 1 में क्या, 2 में क्या, 3 में क्या, 4 में क्या, 6 में क्या, 7 में क्या। एक बार आप इनको शॉर्ट में लिखो और फिर मैं आगे क्लास में चर्चा करता हूँ। इस क्लास को मैं यहीं विराम दे देता हूँ। धन्यवाद।